नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, हमारी पिछली जो वीडियो थी वो 2 वीडियो लगातार हमने गणित में ली। उससे पहले हम रीजनिंग ले रहे थे, तो आज जीके में हम करंट अफेयर्स का टॉपिक ले रहे हैं। करंट अफेयर्स में आज हमारे जो टॉपिक है वो है मार्च 2020। देखिए, हम जो करंट अफेयर्स लेकर चल रहे हैं वो जनवरी 2020 से लेकर चल रहे हैं। बीच में ये जनवरी फरवरी की हमने बाद में डाली है क्योंकि शुरुआत हमने पीछे से की थी। अब पूरे 2020 की करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाएगी। तो जनवरी फरवरी हो गई, आज मार्च है, और फिर कुछ दिन बाद 10 या 15 दिन के अंदर में आपको अप्रैल की भी मिल जाएगी। तो फिर हमारी पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो आज हम मार्च 2020 की करंट अफेयर्स ले रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आपको जो है जनवरी से लेकर जून तक जो करना है करंट अफेयर्स, उसमें जितनी गहराई जाएंगे, जुलाई से आगे उससे ज़्यादा गहराई पर जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरू के जो 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक 2020 में, उनमें कम गहराई पर जाना है। और जुलाई से लेकर आगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और आगे नवंबर की भी, इसमें गहराई ज़्यादा पकड़नी है आपको करंट अफेयर्स में। अगर आप ये सिस्टम बनाकर चलते हैं तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं कि जनवरी में तो बहुत गहराई में पहुंच गए और पता चला जी सितंबर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्टूबर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत कम पकड़ा उन्होंने। तो आपको जो है ज़्यादा कहाँ से पकड़ना है, जुलाई से के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई से जाना है। जबकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से में आप हल्का ही रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मार्च 2020। आइए भाई, करंट अफेयर्स मार्च 2020। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में कोरोना की जब शुरुआत की गड़बड़, मतलब शुरुआत होनी शुरू हुई, तो वो हम मार्च में एक बात करते हैं सब भाई। तो मार्च में कोरोना से जुड़ी हुई कुछ चीजें हुई, देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता कर्फ्यू कब लगा। एक दिन का जो जनता कर्फ्यू लगा था वो 22 मार्च को लगा था। इसका नाम जनता कर्फ्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार लगाकर अलग नोट कर लीजिए कि खाली किताब में ही नहीं, खाली कॉपी में ही नहीं, अपने दिमाग में भी नोट कर लीजिए कि जनता कर्फ्यू की डेट थी 22 मार्च। फिर उसके बाद 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगता है 24 मार्च से। 24 मार्च से 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगता है। तो 24 मार्च को रात को 12 बजे से 21 दिन का पहला लॉकडाउन घोषित किया गया 14 अप्रैल तक के लिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं। जब ये जो लॉकडाउन हुआ या जनता कर्फ्यू हुआ, ये किसके तहत हुआ? ये होता है 11 मार्च को भारत में महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत घोषणा कर दी गई थी। ये लागू कर दिया था महामारी रोग अधिनियम, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिडेमिक डिसीज एक्ट। अब यहां पर जो बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से सुनना। पूछा जा सकता है कि भारत में महामारी रोग अधिनियम कौन सी 2020 में कब लागू करा, मतलब कब लगाया गया? तो 11 मार्च को लगाया गया भाई, याद रखना। पहली चीज, महामारी रोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1897 का अधिनियम है ये। ठीक है, इसके तहत ये जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट होता है, इसके तहत मतलब कुछ चीजें घोषित कर दी जाती है, जैसे जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन भी घोषित किए गए, वो इसी के तहत किए गए हैं भाई। अगर इसके नियमों को कोई फॉलो नहीं करता, अगर महामारी अधिनियम लगा हुआ है भारत में और उसको कोई तोड़ता है, तो उसके साथ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आप सभी ने सुना होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में को तोड़ने वालों पर पुलिस डंडे बरसा रही थी कि भाई आपको लॉकडाउन नहीं तोड़ना। जब पहला लॉकडाउन था, बहुत सख्त थी पुलिस। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बात उभर कर आई थी कि अगर कोई लॉकडाउन तोड़ता है, उल्लंघन करता, तो डंडे तो बरसेंगे ही बरसेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसे कारावास भी दे दिया जाए, यानी कि उसको सजा भी दी जा सकती थी। अब अगर ये सजा दी जाएगी तो कौन सी के तहत दी जाएगी? आईपीसी की धारा 188 के तहत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू है, ये कौन से के तहत लगा? एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत, महामारी अधिनियम के तहत। और ये 1897 में पारित हुआ था, लागू हुआ था। और भारत में इसको जो अब जब भी कोई महामारी आएगी तो इसको लागू कर दिया जाएगा। महामारी खत्म तो इसको हटा दिया जाएगा। तो इस बार कोरोना के कारण कब से लागू हुआ? 11 मार्च को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस दौरान कुल 5 लॉकडाउन लगे, जिनके कुल 98 दिन थे।
पांच लॉकडाउन जो हुए थे वो कुल 98 डेज के लगाए गए थे, ठीक है। और इसके बाद 5 ही अनलॉक, अभी जो अनलॉक शुरू हो गया है वो 5वां अनलॉक है, ठीक है। तो 5 लॉकडाउन 5 अनलॉक अब तक की बात कह रहे हैं हम, आगे भी हो सकता है छठा अनलॉक में भी कुछ और घोषित कर दें या हो सकता है पूरी तरह खोल दें। तो 5 लॉकडाउन 5 अनलॉक, तो 5 लॉकडाउन का काम कितना रहा, कुल 98 डेज। भारत में लॉकडाउन के कुल कितने अवधि है, 98 दिन की। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक लाइन हर पॉइंट एक सवाल है, याद रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब जब कोरोना फैला तो एक बात और बता दें कि जब ये कोरोना 11 मार्च को हुआ था उस समय भारत में 100 से कम पेशेंट थे, घोषित पेशेंटों की संख्या 100 से कम थी। उसी दिन ये 11 मार्च को महामारी एक्ट लगा दिया गया था। आज की डेट में आपको पता है कितने हैं, आगे बढ़ते हैं, 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। कोरोना से कुछ मौत भी हुई हैं, प्रसिद्ध मौत जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। अभी ये याद रखना, ये जो ऊपर की 3 है ये मार्च के दौरान की है और ये बाद की है, ये तो अभी बाद की है, लेकिन अभी इनको याद रखना कि कोरोना से, बात याद रखना टोटल मौत नहीं, कोरोना से प्रसिद्ध मौत। तो इनमें आपको याद रखना मारिया टेरेसा है, स्पेन की राजकुमारी, इनकी मौत हुई। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कि कोरोना के कारण मारिया टेरेसा की मृत्यु हुई वो कौन से देश की थी, क्योंकि राजकुमारी थी तो स्पेन की राजकुमारी थी, ठीक है। दूसरा, एलन मेरिल का निधन हुआ, अमेरिकी संगीतकार जो थे एलन मेरिल, इनका भी कोरोना के कारण मौत हुई। और मार्क ब्लम अमेरिकी अभिनेता थे, हॉलीवुड की मूवीज में इन्होंने काम किया हुआ था, इनकी मृत्यु भी कोरोना के कारण हुई। भारत में देखें तो एसपी बालासुब्रमण्यम जो भारतीय गायक हैं, भारतीय फिल्मों में गायक हैं ये, तो इनकी मृत्यु भी हुई है, लेकिन ये बाद में हुई है, ये मार्च मत कर लेना, बस ये हमने कुछ 4 को इकट्ठा कर दिया है। और भी बहुत सारी प्रसिद्ध शख्सियत हैं, सेलिब्रिटीज हैं जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, लेकिन धीरे धीरे ही इनको थोड़ा सा याद करते रहना। तो आपको भी ये देखना है कि कोरोना के कारण किस प्रसिद्ध शख्सियत की मृत्यु हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कोरोना से मौत हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। भारत में पहले चला स्वच्छ भारत मिशन, अब चला स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण, ठीक है। और ये जो चरण है ये 2020-21 से 2024-25 तक रहेगा, 5 वर्ष की अवधि है। इसमें ODF प्लस चलाया गया है, ODF प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि क्या बोलते हैं, खुले में शौच मुक्त जो होते हैं वो तो ODF होता, अब प्लस इसको थोड़ा और वाइड रूप में चलाई रहे हैं भाई। तो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण पूछा जा सकता है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब से कब तक है, 2020-21 से 2024-25 तक। और इसमें क्या चला रहे हैं, ODF प्लस चलाया गया है, ODF प्लस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले ODF था, अब ODF प्लस हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, इस मंत्रालय का नाम देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फोम विनिर्माण उद्योग में प्रयोग होने वाले HCFC 141B पर प्रतिबंध लगाया गया है। चर्चा में भाई पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फोम जानते ही होंगे, जो गद्दे वगैरह बनते हैं तो गद्दे में जो फोम यूज होती है तो उस फोम को बनाने के लिए इस केमिकल की जरूरत पड़ती है, और इस पर पर्यावरण मंत्रालय ने अभी रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है, देखिए आप अगर देखेंगे तो CFC लिखा हुआ है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B, ये भी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश, ये सारे एक से ही हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर करना। सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश है अमेरिका, प्रथम स्थान अमेरिका का है जो $684.6 बिलियन का खर्च करता है। मतलब अपने रक्षा के मैटर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है अमेरिका। इसमें दूसरा स्थान चीन का है, भारत का स्थान है 5वां। भारत का जो रक्षा खर्च है केवल $60.5 बिलियन है, यानी कि भारत से 10 गुना खर्च कर रहा है अमेरिका। लेकिन बहुत से कहेंगे जी ये तो बहुत कम है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में, भाई जी अगर भारत से जस्ट ऊपर करें चौथे नंबर पर जो है रसिया है, तो रूस का जो खर्च है उससे सिर्फ $1 बिलियन फालतू है इंडिया से, 61.5 के करीब ही मान सकते हैं उसको। तो $61.5 बिलियन रूस खर्च कर रहा है, हम $60.5 बिलियन खर्च कर रहे हैं। काफ़ी खर्च है ये भी, लेकिन इस आंकड़े को इससे तुलना करते हैं तो बहुत कम दिखाई देता है।
ठीक है, तो सब आपको बस ज़्यादा वो नहीं रखना कि प्रथम स्थान जो है रक्षा के मामले में खर्च करने में प्रथम स्थान है अमेरिका का, दूसरे स्थान पर चीन है और भारत का स्थान है 5वां। ये याद रखिए भाई। दूसरा, शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश, जो मतलब जो हमारे हथियार होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर, उसमें भी पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरे पर रूस है, याद रखना। भारत रूस, सॉरी अमेरिका रूस, ठीक है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस है। वहां पर रूस चौथे पर था खर्च, मतलब खर्च करने के मामले में, लेकिन निर्यात करने के मामले में दूसरे पर रूस है। और भारत का इस मामले में 23वां स्थान है। यानी भारत भी शस्त्रों का निर्यात करता है, एक्सपोर्टर है। जैसे अभी की बात करें तो अभी दो देशों में युद्ध नहीं, युद्ध चल रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान में। तो आर्मेनिया को भारत ने रडार दी थी, कभी मार्च के महीने में ही दी गई थी वो भी, तो रक्षा सौदा जो हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, तो रडार वगैरह भी दी थी। इंद्र रडार हम श्रीलंका को भी देते हैं। तो बहुत सारे हमारे इंडिया के हथियार है जो दूसरे देशों को हम निर्यात भी करते हैं। तो भारत का निर्यात के मामले, इस मामले में 23वां स्थान है। अब आ जाते हैं शीर्ष शस्त्र आयातक देश। जो सबसे ज्यादा मतलब निर्यात करने वाला अमेरिका रूस है, लेकिन आयात करने वाले में फर्स्ट है सऊदी अरब और दूसरा है भारत। निर्यात में अमेरिका, रूस, भारत 23वां। आयात की बात करें सऊदी अरब और दूसरे पर भारत। इंपोर्टर, आयातक मतलब इंपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्यात का मतलब होता है जो हम सामान बेच रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं किसी दूसरे देश को, और किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट हो जाता है भाई, ठीक है। तो इंपोर्टर में सऊदी अरब फर्स्ट है, सेकंड भारत है। एक्सपोर्टर में अमेरिका फर्स्ट है, भारत 23वां है। और खर्च में अमेरिका है, फिर चीन है और भारत 5वें स्थान पर है, ठीक है। भारत को आपूर्ति, जो शस्त्रों की आपूर्ति भारत को की जाती है सबसे ज्यादा रूस है। 56% हम रूस से खरीदते हैं। हमें जितने हथियारों की जरूरत पड़ती है उसमें से हमारा पिछला जो टारगेट है वो उसमें रूस 56% है, दूसरे पर इजराइल और तीसरे पर फ्रांस है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम हथियार जो आयात करते हैं वो रूस से करते हैं 56%, और फिर इजराइल और फिर फ्रांस हो गए भाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए भारत के लिहाज से ज्यादा देखना है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में भी ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य पूर्वी भारत, मुख्यतः उड़ीसा को स्टील हब बनाना है। उड़ीसा में कोणार्क वगैरह है, यहां पर स्टील हब बनाने की बात चल रही है। तो सवाल कैसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मिशन पूर्वोदय का मतलब क्या है। मिशन पूर्वोदय का मतलब अर्थ क्या है। ऑप्शन दे देगा, पूर्वी भारत में शिक्षा का प्रसार, पूर्वी भारत में कृषि का प्रसार, पूर्वी भारत को स्टील हब बनाना, पूर्वी भारत में विद्युत का प्रसार। इस तरह से 4 ऑप्शन डाल देगा। तो मिशन पूर्वोदय पूर्वी भारत को स्टील हब, इस्पात के लिए हब बनाना चाह रहा है, ठीक है। और इस मामले में मुख्य रूप से जो फोकस रहेगा पूर्वी भारत में उड़ीसा मेन रहेगा भाई, ओके। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला पहला राज्य है यूपी और सेकंड है एमपी। अब ये क्या है भाई यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस। अभी जो है देखिए क्या होता है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे तो मतलब दिल्ली का अलग टाइप का दिखाई देगा, यूपी का अलग होगा, हर एक राज्य अपने हिसाब से अलग बना रहा था। लेकिन अब पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का एक ही फॉर्मेट होगा। पूरे देश में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे उनकी जानकारी आप एक जगह से ही इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। उनको सीरियल नंबर वगैरह जो मिलेगा पूरे देश के अकॉर्डिंग मिलेगा, एक राज्य के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को शुरू करने वाला पहला राज्य यूपी है और दूसरा राज्य है एमपी। इंपॉर्टेंट है भाई। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जो महिला इंडस्ट्रियलिस्ट होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया 2020 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और कुछ खास नहीं है, इसको बस मतलब याद होना चाहिए कि क्या है, इसके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। इसके बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। थोड़ा सा गलती है प्रिंट में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यानी महिलाओं का T20 विश्व कप जो हुआ क्रिकेट का वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीम थी? 10 थी, ठीक है। और इसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, यानी विजेता भारत है और ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता भारत है। आईसीसी महिला विश्व कप
का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 10 टीमों ने भाग लिया और विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। एक बार मेरे कहने से ICC T20 वर्ल्ड कप महिला वुमेन वाला उसको डालकर अब पूरा एक बार उसकी डिटेल पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवाए मैंने, पूरा नहीं लिखवाया, लेकिन आपसे ये अपील जरूर करूंगा कि ICC महिला विश्व कप जो हुआ T20 2020 में, उसकी पूरी डिटेल आप जरूर पढ़ लें एक बार। जब क्रिकेट की बात चलते हैं तो वसीम जाफर ने क्रिकेट से संन्यास लिया। वसीम जाफर रणजी के, मतलब वैसे तो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन रणजी में इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने के बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है वसीम जाफर के। तो इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है भाई। ओके, किससे? मुख्य रूप से रणजी से। आगे बढ़ रहे हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 प्रथम बार 2012 में शुरू की गई थी। अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। एक होता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, 2020 हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत 2012 में हुई। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में हुई। अब ये जो है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो हर बार 20 मार्च को ये इंडेक्स जारी भी होता है। जिस दिन प्रसन्नता दिवस होता है उसी दिन ये जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब है? 20 मार्च को। और इसी जब प्रसन्नता दिवस मनाया जाएगा उसी समय एक वर्ष का अध्ययन करके बताया जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रसन्नता वाला देश कौन सा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक रैंक जारी की जाएगी। इसमें पहला स्थान फिनलैंड और दूसरा डेनमार्क है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, और भारत का 144वां स्थान है। बहुत पीछे है इंडिया इस मामले में, ठीक है। ये जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है भाई, खुशी का तो कोई पैमाना नहीं है ना, ठीक है। एक बात और, प्रसन्नता सूचकांक भूटान की देन है, ये भी ध्यान रखना। प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान की देन माना जाता है, क्योंकि उसी ने ऐसा इंडेक्स बनाने की शुरुआत कराई थी भाई। अब आ जाते हैं, तो मैंने क्या बताया कि प्रसन्नता का तो कोई पैमाना नहीं है, कौन ज़्यादा खुश है, कौन मतलब उदास है, लेकिन उसके लिए 6 कैटेगरी को मुख्य रूप से शामिल किया गया। इसमें 6 की फैक्टर्स हैं, 6 कैटेगरी हैं। इनको शामिल करते, इनका अध्ययन करके ही अंदाजा लगाया जाता कि इस देश के लोगों में खुशी होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। तो पहली बात इसमें देखिए, ऊपर से आ रहे हैं फिर से, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 प्रकाशित हुई। इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार 2012 में शुरू हुई थी। इसका जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है किसकी देन है? भूटान की देन है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर इसको प्रकाशित किया जाता है। पहला स्थान इस बार फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क का रहा, भारत 144वें स्थान पर रहा। 6 की फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी पर कैपिटा इनकम। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखा जाता पहली बात। अब देखिए हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण। ओके, अगर जीडीपी के मामले में हम करते तो हम कहीं ऊपर अच्छी लेवल पर आ जाते, लेकिन पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं तो लेवल कम है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। फिर स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, मतलब जो हमारी लाइफ की सिस्टम होता है कि हम लोग आमतौर पर सामान्य जीवन कितने वर्ष जी रहे हैं और उसमें भी कितना स्वस्थ रह रहे हैं, तो इसको भी शामिल किया जाता है। भाई स्वस्थ है और जीवन लंबा चल रहा है तो इसका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है भाई। देखिए 2 चीज, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, यानी हर एक आदमी के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आसानी से जिंदगी जिएगा। स्वस्थ है और जीवन लंबा चल रहा है तो इसका मतलब वहाँ भी खुशी है, ठीक है। तीसरा, सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में हमारे यहाँ स्वतंत्रता कितनी है? इस मामले में आपको मालूम ही है कि भारत में सामाजिक स्वतंत्रता बहुत कम है। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे जाति वगैरह का बंधन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उदारता, लोगों में कितनी उदारता है? जा रहे हैं रोड पर, जा रहे हैं, हल्का सा किसी की गाड़ी टच हो गई तो लड़ाई झगड़े शुरू, तो वो उदारता थोड़ी आएगी। इंडिया में तो ये आम चीज़ है, तो इसलिए इस मामले में पिछड़ रहे हैं हम। भ्रष्टाचार का अभाव, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो देश के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, भ्रष्टाचार होगा तो लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। सामाजिक अवलंब, अवलंब मतलब सोशल सिक्योरिटी भी कह सकते हो इसको आप, कि आम लोगों को समाज का कितना सहारा मिलता है। अवलंब मतलब सहारा होता है, समाज की तरफ से कितनी हेल्प मिलती है, इस चीज़ पर भी हमारी डिपेंड करती है प्रसन्नता। मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में इसलिए बताया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यार ये चीज़ें शामिल होंगी तो प्रसन्नता ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए अब आप 6 चीज़ों पर याद रखिए कौन कौन से हैं। 6 की फैक्टर्स हैं जो
प्रसन्नता सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जैसा भी मैं बोला था, भारत विश्व की, ये बात मार्च की है, 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है भाई। हालांकि अर्थव्यवस्था को मापने के कई पैमाने होते हैं, अलग अलग सिस्टम पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अलग होगा, ये जीडीपी के आधार पर अलग होगा, तो अलग अलग सिस्टम के आधार पर अलग अलग रैंकिंग होती है भाई किसी भी देश की। तो आपको याद रखना 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस, 2019 की बात चल रही है, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा है इंडिया ने और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त हैं एस.एन. श्रीवास्तव। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने एस.एन. श्रीवास्तव। फिर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने डेरेन हैंग, सिंगापुर के। ठीक है, दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव और डेरेन हैंग बने सिंगापुर के विपो के अध्यक्ष। विप्रो नहीं है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम। WIPO क्या होता है? देखिए, मान लिया कोई वैज्ञानिक है, उसने रिसर्च करी, 20 वर्ष की रिसर्च करने के बाद उसने कोई आविष्कार कर दिया और उसके आविष्कार से पूरे देश को फायदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसको भी तो फायदा होना चाहिए जिसने अपने 20 साल जिंदगी के दिए हैं। तो उसको, आविष्कार को उसी व्यक्ति के नाम से पेटेंट किया जाएगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की जो बौद्धिक संपत्ति होती है, जो उसकी बुद्धि की, जैसे अभी हमारे पास मान लिया जमीन है तो हम उसके अधिकारी हैं, पैसा है तो हम उसके अधिकारी हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है उस पर भी तो हमारा अधिकार होना चाहिए, उसका फायदा भी तो हमें को मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग से कोई चीज अर्जित की है तो उस अर्जन पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा, इसलिए वो पेटेंट किया जाता है। उदाहरण समझा देते हैं। एक व्यक्ति ने मान लिया कहा कि वो एक ऐसी डिवाइस बना रहा है कि जिससे पानी से कार चलेगी, कार को पानी से चलाना है। ठीक है, और समुद्री पानी से कार को चलाने की डिवाइस बना दी जिससे पेट्रोल, डीजल वगैरह, CNG वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़े बिल्कुल भी। मान लिया ऐसा कोई आविष्कार कर दिया, अब होगा क्या? जिस व्यक्ति ने ये आविष्कार किया, पता चला जी उसने 15-20 साल खर्च कर दिए, इसके बाद उसने ये हासिल कर लिया। जैसे ही उसने इस डिवाइस को बनाया तो देखिए उसकी जो मतलब टेक्निकल चीजें हैं उनको कोई भी कॉपी कर सकता है। एक से एक बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े कारीगर बैठे हुए हैं, वो उसको कॉपी करके पता चला जी अब होंडा वालों ने कार बनाई, होंडा सिटी में वो लगा दिया। जिसने ये आविष्कार किया उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अगर उस चीज को उसने पेटेंट करा लिया तो उस टेक्नोलॉजी को कोई भी कार निर्माता कंपनी अगर प्रयोग करेगी तो उसके बिहाफ पर उसको रॉयल्टी मिलेगी जिसने आविष्कार किया है। जैसे एक कार है, वो कहेगा, फिर अब अगर उसके नाम से वो पेटेंट हो गया, कोई भी चीज ए नाम के व्यक्ति के से पेटेंट हो गया, अब कार की पहली कंपनी आती है, भाई हम आपकी डिवाइस को, आपकी टेक्नोलॉजी को अपनी कार में यूज करना चाहते हैं, बताइए क्या सिस्टम है? वो कहेगा जी भैया कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी आप कार बनाए तो 5,000 रुपये पर कार के हिसाब से मुझे रॉयल्टी चाहिए, 50,000 रुपये रॉयल्टी चाहिए। तो अब कंपनी जब भी कार बनाएगी तो हर कार के हिसाब से उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। फिर दूसरी कंपनी जाएगी, वो भी यही करेगी, तीसरी जाएगी, वो भी यही करेगी। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो सुरक्षित हो गई भाई, यानी उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार हो गया। और ये सुनिश्चित करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्भया कांड के 4 आरोपियों को फांसी दी गई। मार्च में निर्भया कांड के 4 आरोपियों को फांसी दी गई थी। ये बहुत बड़ा मैटर था, इसमें हमने बस एक रिमाइंड कराना था कि ये मार्च में ही हुआ था। 19 मार्च को उनको फांसी दी गई थी, 4 आरोपियों को दी गई थी। और अभी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली फांसी किसको दी गई? स्वतंत्र भारत में तो नाथूराम गोडसे, और लास्ट में किनको दी गई? 4 व्यक्तियों को। ठीक है, भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्च में ही ये आंकड़े आए थे, भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020, बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 क्या कहती है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर है HEC पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, वहां का एक कॉलेज है HEC। और थर्ड स्थान है IIM बंगलुरु का। भारत में थर्ड स्थान है, भारत का जो बंगलुरु का है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलुरु।
ठीक है। ये जो है ये ओपन स्कूल मान सकते हो इनको, क्योंकि ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये डिस्टेंस लर्निंग वाली, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उस पर, उसके आधार पर जारी की गई है भाई। ये तो फर्स्ट रैंकिंग में HEC पेरिस और भारत का बंगलुरु IIM थर्ड रैंकिंग है इस मामले में। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों के भी 100 मैच खेले हैं, वनडे में भी 100 मैच और T20 में भी 100 मैच खेल चुके हैं। इन्होंने T20 का 100वां मैच इंडिया के खिलाफ खेला, टेस्ट मैच भी 100वां जो खेला अभी इंडिया के खिलाफ खेला मार्च के महीने में। तो इन्होंने क्या किया, T20, टेस्ट और वनडे तीनों में 100-100 मैच खेल चुके हैं, और ज़्यादा भी हैं, जैसे वनडे और T20 बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो 100 का आंकड़ा तीनों में पार कर चुके हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया। रणजी ट्रॉफी का फाइनल में किसने जीता इस बार? रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र है, उप विजेता है बंगाल। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। 1934 में शुरुआत हुई थी इसकी, और अब तक 41 बार जो है इसको बंबई जीत चुका है। 1934 से लेकर 41 बार बंबई, सबसे ज्यादा बार बंबई ने जीता भाई। इस बार किसने जीता? सौराष्ट्र ने, उपविजेता बंगाल। ठीक है, इसके बाद महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 मार्च को 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप देखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार कितने को दिया गया? 15 महिलाओं को इस बार, और महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा देगा भाई। ठीक है, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय देगा 8 मार्च, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होता है। तो 8 मार्च पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि महिला दिवस पर ही महिला बाल कल्याण मंत्रालय देगा इसको। और कौन सा दे रहा है? महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। नारी शक्ति पुरस्कार है, कितने को दिया गया? बस 15 याद रखना, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, ओके। यह पुरस्कार पहली बार 1991 में दिए गए थे। 1991 में से चले आ रहे हैं भाई ये। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक। पशु संरक्षण यानी जो एनिमल्स होते हैं उनको सिक्योरिटी देना। इस सूचकांक के मामले में भारत को स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ दूसरा स्थान मिला है। अब इसमें पहला स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरे स्थान में याद रखना अकेला भारत नहीं है, क्योंकि हर एक स्थान पर कई कई देश हैं। तो भारत को जो मिला है वो स्पेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मैक्सिको के साथ दूसरा स्थान मिला है। सेकंड स्थान पर भारत के साथ कौन है? स्पेन, मैक्सिको और फ्रांस। ठीक है, कौन सा? वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर है? सेकंड स्थान पर है। और भारत के साथ इस रैंक पर कौन है? फ्रांस है, स्पेन है और मैक्सिको है। फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, इनको भारत के साथ बराबर रैंकिंग प्राप्त हुई है भाई। ठीक है भाई, देखिए ये था भैया आपका मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। जैसा मैंने बताया अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स बहुत जल्दी लाएंगे हम। उससे पहले, अप्रैल से पहले हम सितंबर की करंट अफेयर्स लाएंगे। सितंबर आएगी, फिर बीच में, फिर क्योंकि हम पीछे वाले को भी एक एक मतलब टर्न वाइज जो हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अप्रैल आएगी और सितंबर आएगी भाई। सितंबर की 2 वीडियो लाई जाएंगी कम से कम। ठीक है, क्योंकि सितंबर में थोड़ा सा गहराई देखनी पड़ेगी भाई। ओके, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।